लाख मीट्रिक टन होता है और इस कारखाने के शुरू होने के बाद भारत यूरिया के क्षेत्र में आत्मनिर्भरता की ओर बढ़ पाएगा। इस खाद कारखाने का जो इसको पूरी तरह से जिस तरह से यहाँ पर कर्मचारी हैं वो बता रहे हैं कि इसको किस तरह से बनाया गया और सबसे खास बात यह है कि बहुत ही कम समय में इसको शुरू किया गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के करकमलों से इसकी आधारशिला रखी गई और प्रधानमंत्री ने ही इसका उद्घाटन किया है। इसका आज लोकार्पण प्रधानमंत्री के हाथों से जब हो रहा है तो पूरा पूर्वांचल ही नहीं, बिहार, नेपाल और आसपास के जो सभी राज्य हैं वो देख रहे हैं और खासतौर से पूर्वांचल की तरक्की का ये बहुत बड़ा रास्ता बनने वाला है। ये सबसे बड़ी अहम बात है। इस खाद कारखाने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत थी। तमाम राजनीतिक दलों ने 1990 के बाद वायदे किए कि वो खाद कारखाने को शुरू करेंगे, लेकिन प्रधानमंत्री ने 2014 के चुनाव प्रचार के दौरान ही वायदा किया था कि वो खाद कारखाना शुरू करेंगे। यहाँ से जो खाद तैयार होगी उसका नाम होगा अपना यूरिया और HURL ने इस कारखाने को तैयार किया है। इसके साथ ही साथ HURL जो बरौनी और सिंदरी का जो खाद कारखाना है उसको भी बनाएगा और तकरीबन 40 लाख मीट्रिक टन का इन 3 कारखानों से उत्पादन होगा। इस लिहाज से ये बहुत बड़ी उपलब्धि है और अब प्रधानमंत्री जो एम्स का जो मॉडल है वो देखने आए हैं। रामेंद्र, ये जो एम्स का मॉडल है हम लोगों ने देखा है कि एम्स किस तरह से तैयार हुआ है, इसके बारे में देखिए अजय, ये जो संभावनाएं थी पूर्वांचल भारत की, पूर्वी उत्तर प्रदेश की, उनके धरातल पर उतरने का समय है। ऐसा लोगों को लगता था कि शायद चिकित्सा सेवा कभी पूर्वांचल की बेहतर नहीं होगी। मुख्यमंत्री ने खुद कहा कि 50 साल में 40,000 बच्चे काल कौलित हो गए। जापानी इंसेफेलाइटिस की जांच के लिए 2-2 साल लग गए। मुख्यमंत्री जब लोकसभा के लिए चुने गए, लोकसभा सदन के लिए सांसद के रूप में, तो उन्होंने सड़क से लेकर सदन तक इस लड़ाई को उठाया कि इतने बच्चों की मृत्यु हो रही है और हम कुछ नहीं कर पा रहे हैं, हम हाथ पर हाथ धरे बैठे हैं। इसके लिए उन्होंने संघर्ष किया और जैसे ही वो मुख्यमंत्री बने, यानी डबल इंजन की सरकार जब आई, तब जाके पूर्वांचल का जो चिकित्सा सेवा है वो बदली है। इस एम्स में 750 बेड का अस्पताल है और 125 MBBS डॉक्टरों की सीट है। यानी ये संभावनाओं का लंबी दूरी तक चलने वाला है और जिस चिकित्सा के लिए लोग पुणे जाते थे, मुंबई जाते थे, लखनऊ जाते थे, दिल्ली जाते थे, वो दूरियां कम हो गई। अब आपकी जांच भी तुरंत होगी, आपको तुरंत चिकित्सा मिलेगी, अच्छे डॉक्टर उपलब्ध होंगे, अच्छी सेवाएं उपलब्ध होंगी। तो जाहिर है कि जो बच्चे, जो बूढ़े, जो जवान हैं, उनको सेवाएं मिलेंगी। यही नहीं, पूर्वांचल तो छोड़ दीजिए, यानी बिहार और नेपाल के लोगों को भी बहुत सहूलियत और सुविधाएं इस एम्स के बनने से अजय मिलेंगी। जी बिल्कुल, और इससे भी अहम बात यह है कि इस पूरे इलाके में एम्स जैसा संस्थान चिकित्सा शिक्षा और चिकित्सा सेवाओं के लिए एक बहुत बड़ा वरदान है। यहाँ के लोग दूर दूर तक जाते थे, अपने इलाज के लिए लखनऊ और दिल्ली जाते थे, लेकिन अब यहीं पर इसका इलाज हो जाएगा। और इसके साथ ही साथ जैसा कि रामेंद्र ने कहा कि एंसेफेलाइटिस का बहुत ज़्यादा प्रकोप रहा, उसका भी इसके अलावा और जो गंभीर बीमारियां हैं सबका यहाँ पर इलाज हो जाएगा और तमाम सुविधाओं से युक्त है ये अस्पताल। सभी तरह की जांच यहाँ उपलब्ध है और इसके साथ ही साथ जो दवाएं हैं वो भी सब्सिडाइज रेट पर मिलेंगी। ये यहाँ के लोगों के लिए बहुत बड़ा वरदान है। अजय, यही नहीं है, जो मेडिकल कॉलेज है, बस्ती और गोरखपुर मंडल में जो मेडिकल कॉलेज है वो संचालित हो गए हैं, कई के संचालित होने की प्रक्रिया में है। तो अगर चिकित्सीय दृष्टिकोण से देखा जाए तो ये बड़ी उपलब्धि उत्तर प्रदेश के लिए। और ये आप देख सकते हैं कि विशाल मैदान और लाखों की संख्या में यहाँ पर लोग पहुंचे। एक उत्सव का दिन है आज गोरखपुर के लोगों के लिए, पूर्वांचल के लोगों के लिए। लंबे इंतजार के बाद ये वक्त आया है और इसके साथ ही साथ जो ICMR का जो रीजनल सेंटर खुला है उसके तकरीबन 36 करोड़ की लागत से खुला। इससे जो वायरस से संबंधित जो बीमारियां हैं उनका उसकी जांच भी हो पाएगी और अनुसंधान भी होगा उसमें। तो अन्य जो भविष्य में ऐसी कोई विषाणु जनित अगर बीमारियां हैं तो उनका भी अनुसंधान हो पाएगा। एक बहुत बड़ी उपलब्धि जांच के लिहाज से यहाँ की है। आप देख सकते हैं कि कितनी भारी संख्या में लोग यहाँ पर मौजूद हैं प्रधानमंत्री को सुनने के लिए। और अजय, जितनी संख्या आप यहाँ देख रहे हैं, सड़क पर भी इससे ज्यादा लोग खड़े हुए हैं।
लाइन में है आने के लिए, क्योंकि पूर्वांचल के लोगों को लगता है कि ये उपलब्धियों का समय है और ऐसे नेतृत्व के सुनने के लिए, उसको धन्यवाद ज्ञापित के लिए हमको जाना चाहिए। हमने एक दो लोगों से बात की तो उनसे पूछा, जैसे रैलियों में लोग आते हैं कि भाई कैसे आए हैं आप, उन्होंने कहा बस से आए, हमने कहा अपनी स्वेच्छा से आए, कहा साहब हमारे पूर्वांचल के लिए बहुत किया है इन लोगों ने, हम सुनने आए हैं और इनको धन्यवाद ज्ञापित करने आए। तो ये बड़ी बात है। और बुजुर्ग व्यक्ति था जिससे हम बात कर रहे थे। तो तमाम ऐसी चीजें पूर्वांचल को जो नेतृत्व से जोड़ेंगी, जो डबल इंजन की सरकार है उससे जोड़ेंगी। और देखिए इंतजार कर रहे हैं प्रधानमंत्री का लोग। अजय बिल्कुल, जो कुशल नेतृत्व है उससे जब जनता तभी कन्विंस होती है। आप देख सकते हैं किस तरह से लोग हाथ उठाकर प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री का अभिवादन कर रहे हैं। कुशल नेतृत्व की सबसे बड़ी पहचान ये होती है कि वो जो कहता है और उसको पूरा करता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की यही पहचान बनी है कि ये जो कहते हैं वही पूरा करते हैं। और आज गोरखपुर के लोगों से इन्होंने जो वायदा किया था इन दोनों नेताओं ने उसको पूरा किया। और मंच पर आप देख सकते हैं तमाम वरिष्ठ नेता यहाँ पर मौजूद हैं। आसपास के इलाकों के जो सांसद हैं वो मौजूद हैं। और इसके साथ ही साथ सभी नेताओं ने अपनी अपने बातों में यही बात कही है कि जिस तरह से प्रधानमंत्री मोदी और योगी आदित्यनाथ ने खाद कारखाने के लिए काम किया, वो एक असंभव सा काम था। 1990 में जब ये बंद हुआ तो उसके बाद तमाम राजनीतिक दलों ने अपने वायदे किए कि वो खाद कारखाना शुरू करेंगे, लेकिन वो शुरू नहीं कर पाए और केवल बातें ही रह गई। लेकिन प्रधानमंत्री ने 2014 में ही संकल्प ले लिया था कि वो यहाँ का खाद कारखाना शुरू करेंगे और 2016 में इसका उद्घाटन किया गया और आज खाद कारखाना मूर्त रूप में सबके सामने। बिल्कुल अजय, देखिए हमारा नेतृत्व तो ऐसा है कि शिलान्यास भी स्वयं करते हैं और उद्घाटन भी स्वयं करते हैं। ये बताता है कि जिनके साथ हमने वादा किया है उसको कैसे समय में पूरा किया जाए, ये केवल नरेंद्र मोदी और योगी का नेतृत्व ही पूरा कर रहा है। तमाम संभावनाएं की पिछली और पूर्वांचल के लिए तो आप समझिए ना कि पूर्वांचल एक्सप्रेसवे, एम्स, खाद कारखाना, एयरपोर्ट, कुशीनगर का एयरपोर्ट, क्या कह रहे हैं अयोध्या का राम मंदिर और काशी, ये पूरा पूर्वांचल जब आप ढंग से देखते हो ना, लगता है कि पूर्वांचल को पर्यटन से लेकर के और रोजगार तक के इतने अवसर दिए है इस सरकार ने कि आने वाला जब पूर्वांचल का जो नक्शा होगा ना वो उत्तर प्रदेश में चमकता हुआ दिखेगा। ये बिल्कुल आपने सही बात कही कि अब आप पूर्वांचल आएंगे तो आपको यहाँ पर एक्सप्रेसवे मिलेगा, यहाँ पर आपको एयरपोर्ट्स मिलेंगे। उत्तर प्रदेश देश का एक ऐसा राज्य है जहाँ पर 5 इंटरनेशनल एयरपोर्ट हैं। इसके साथ ही साथ कनेक्टिविटी के लिहाज से अगर हम बात करें तो वो बेहतर हुई है। जो खाद कारखाना बना इससे लोगों को रोजगार मिलेगा और जो इस तरह के डेवलपमेंट हुए हैं उससे निवेश आकर्षित होगा। और एक बात रामेंद्र ये भी है कि ये जो खाद कारखाना बना है और एम्स बना है, अगर इसमें इन्वेस्टमेंट को देख लिया जाए तो ये अब तक का उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा निवेश का प्रोजेक्ट है। और ये बहुत बड़ी उपलब्धि है कि उत्तर प्रदेश में अब निवेश भी आने शुरू हुए हैं। बिल्कुल, देखिए ये निवेश तो जो हुआ है ये सरकार की तरफ से है, लेकिन उत्तर प्रदेश में जो ये एक्सप्रेसवे बना है उसके आसपास जो इंडस्ट्री के लिए जमीनें बनाई गई हैं उनमें अभी से लोगों ने आवेदन करना शुरू कर दिया है। यानी उत्तर प्रदेश का जो पूर्वांचल हिस्सा था जहाँ कोई आना नहीं चाहता था, जहाँ मौतों के लिए जाना जाता था, जो माफियाओं के लिए जाना था, उसकी पूरी तस्वीर बदल दी है नरेंद्र मोदी की और योगी की सरकार ने। तो अब निवेश आएगा, यहाँ इंडस्ट्री आएगी, लोगों को रोजगार मिलेगा। तो जो उत्तर प्रदेश, पूर्वी उत्तर प्रदेश का जो नक्शा है, जो लगता था कि अंधकार में है, ये पिछड़ा हुआ है, उधर कोई आना नहीं चाहता था, तो वो परिस्थितियां तो अजय बिल्कुल बदल गई हैं। निवेशक आना चाहता है, पर्यटक यहाँ आना चाहता है, 5 स्टार होटल कुशीनगर में बना है, अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट बन गया है। तो ये जो सारी चीजें ये बता रही हैं कि पूर्वांचल निश्चित रूप से बदल रहा है और आने वाले भविष्य में इसकी तस्वीर कुछ और होगी। और इसमें 4 चांद लगाता है रामेंद्र यहाँ की कानून व्यवस्था। जिस तरह से कानून व्यवस्था सुधरी है, लोगों के बीच में सुरक्षा का भाव बढ़ा है और उससे निवेशक ज्यादा आकर्षित होते हैं। निवेशक 3 ही बातों से आकर्षित होते हैं। एक, या तो कानून व्यवस्था आपकी अच्छी होनी चाहिए, दूसरा वहां पर इन्वेस्टमेंट का माहौल होना चाहिए, इंफ्रास्ट्रक्चर होना चाहिए और तीसरा श्रम होना चाहिए। तो इस पूर्वांचल में श्रम बहुत ज्यादा है। यहाँ पर लोग दूर दूर बाहर जाते हैं नौकरी करने। यहाँ पलायन का मुद्दा हमेशा से चुनावी मुद्दा रहा है, वो भी इस तरह के कार्यक्रमों से, इस तरह के प्रोजेक्ट से वो दूर होगा। लोगों का पलायन खत्म होगा और पूर्वांचल विकास की राह पर दौड़ेगा। और प्रधानमंत्री अब मंच पर आ गए हैं और यहाँ पर बड़े खुशनुमा माहौल में लोगों से मिल रहे हैं और आप देख रहे हैं कि किस तरह से जनता अभिवादन कर रही है। हमेशा से प्रधानमंत्री ये हमेशा से कहते हैं कि वो
स्वयं जनता का दर्शन करने आते हैं और निश्चित तौर पर जैसे ही प्रधानमंत्री मंच पर पहुंचते हैं तो इसी तरह का लोगों का उत्साह रहता है और प्रधानमंत्री ये कहते हैं कि वो जनता के सेवक हैं और जब सेवक जनता के विश्व के सबसे बड़े नेता यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी आपके समक्ष मोदी मोदी आवाज रुकनी नहीं चाहिए। मोदी 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 एक बार जोरदार तालियों के प्रणाम से माननीय प्रधानमंत्री महोदय का स्वागत कीजिए। भगवान शिव अवतारी महायोगी गुरु श्री गोरखनाथ जी की इस धरती पर इस भव्य आयोजन में हम माननीय प्रधानमंत्री महोदय का हार्दिक स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं। देश को निराशा के कुहासे से निकालकर जन आकांक्षाओं की पूर्ति के पथ पर लाने वाले माननीय प्रधानमंत्री महोदय के आशीर्वाद से ही आज ये स्वप्न साकार हो रहा है। हृदय से उनका स्वागत है। साथ ही हम माननीय राज्यपाल श्रीमती आनंदीबेन पटेल जी, माननीय मुख्यमंत्री माननीय श्री योगी आदित्यनाथ जी, माननीय उप मुख्यमंत्री माननीय श्री केशव प्रसाद मौर्य जी, डॉक्टर दिनेश शर्मा जी और मंचासीन समस्त भारत सरकार और उत्तर प्रदेश सरकार के मंत्रीगण, सांसदगण, विधायकगण और जनप्रतिनिधिगण का हार्दिक स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं। हिंदुस्तान उर्वरक रसायन लिमिटेड द्वारा गोरखपुर खाद कारखाने का लोकार्पण, अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान गोरखपुर का लोकार्पण और आईसीएमआर रीजनल मेडिकल सेंटर रिसर्च सेंटर का लोकार्पण। वास्तव में ये 10,000 की परियोजनाओं का लोकार्पण मात्र परियोजनाओं का लोकार्पण नहीं, बल्कि पूर्वी उत्तर प्रदेश के 5 करोड़ जनता के सपनों का साकार होना है। वो सपने जिन्हें बरसों से उपेक्षा मिली, आज वास्तव में हम सब के सपनों के सम्मान का दिवस है। वो सपने साकार हो रहे हैं और इसीलिए यहाँ पर अपार जनसमूह और यहाँ का कार्यक्रम जो लोग देख रहे हैं, उन सभी के हर्ष उल्लास और कृतज्ञता के भाव के साथ मैं माननीय मुख्यमंत्री महोदय से अनुरोध करूंगी कि हम सब की ओर से माननीय प्रधानमंत्री महोदय को अंग वस्त्र भेंट कर उनका स्वागत करें, अभिनंदन करें और आप सब जोरदार तालियों से अपने प्रणाम मंच तक पहुंचाएं। अंग वस्त्र के साथ ही गोरखपुर विख्यात है टेराकोटा के हस्तशिल्प के लिए। टेराकोटा से निर्मित मंगल मूर्ति भगवान श्री गणेश की प्रतिमा भी भेंट करेंगे माननीय मुख्यमंत्री महोदय, माननीय प्रधानमंत्री महोदय को। आप सबकी जोरदार तालियों के साथ बहुत बहुत धन्यवाद। माननीय प्रतिबद्धता, परिश्रम और लोक कल्याण के लिए जाने जाते हैं माननीय मुख्यमंत्री महोदय। माननीय मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी से हम अनुरोध करेंगे कि वो अतिथियों का स्वागत करें, साथ ही अपने हृदय के उद्गार भी व्यक्त करें। भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की, वंदे वंदे वंदे। भाइयों बहनों, आज पूर्वी उत्तर प्रदेश अभिभूत है
उद्वेलित है और आनंद का उत्सव मना रहा है। देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी को अपने बीच में पाकर के मैं आप सब की ओर से आदरणीय प्रधानमंत्री जी का महायोगी भगवान गोरक्षनाथ की इस पावन धरती पर आज के इस लोकार्पण कार्यक्रम में हृदय से स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। मंच पर उपस्थित प्रदेश की माननीय राज्यपाल श्रीमती आनंदीबेन पटेल जी, उत्तर प्रदेश सरकार में मेरे वरिष्ठ सहयोगी उप मुख्यमंत्री श्री केशव प्रसाद मौर्य जी, डॉक्टर दिनेश शर्मा जी, भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश के अध्यक्ष माननीय श्री स्वतंत्र देव सिंह जी, केंद्रीय मंत्री माननीय श्रीमती अनुप्रिया पटेल जी, माननीय श्री पंकज चौधरी जी, प्रदेश सरकार में मेरे सहयोगी मंत्रीगण श्री स्वामी प्रसाद मौर्य जी, सूर्य प्रताप शाही जी, जय प्रताप सिंह जी, दारा सिंह चौहान जी, माननीय सांसद श्री ब्रजलाल जी, संजय निषाद जी, गोरखपुर के सांसद श्री रवि किशन जी, माननीय सांसद श्री कमलेश पासवान जी, रविंद्र कुशवाहा जी, जगदंबिका पाल जी, विजय कुमार दुबे जी, जयप्रकाश निषाद जी, शिव प्रताप शुक्ला जी, प्रवीण कुमार निषाद जी, डॉक्टर रमापति राम त्रिपाठी जी, श्री हरीश द्विवेदी जी, प्रदेश सरकार के सभी मंत्रीगण, सभी माननीय विधायकगण और भारी संख्या में पूर्वी उत्तर प्रदेश के अलग अलग क्षेत्रों से आए हुए भाइयों बहनों, मैं आप सब की ओर से आज के इस लोकार्पण कार्यक्रम में आदरणीय प्रधानमंत्री जी का हृदय से स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। आज का यह कार्यक्रम पूर्वी उत्तर प्रदेश की उस सपने को साकार करने जैसा है जो विपक्ष के लिए असंभव हो गया था। 3 दशकों तक जिसके लिए 5-5 सरकारों ने हामी भरने के बाद अंततः इसे असंभव बनाया था, उसे नामुमकिन बनाया था, लेकिन उसे संभव बनाने और उसे अपने नाम के अनुरूप मोदी है तो मुमकिन है यह बनाने का जो एक कार्य आज साकार रूप से पूर्वी उत्तर प्रदेश और देश देख रहा है, मैं इसके लिए पूर्वी उत्तर प्रदेश और उत्तर प्रदेश की जनता की ओर से आदरणीय प्रधानमंत्री जी का हृदय से स्वागत और अभिनंदन करता हूं। भाइयों बहनों, गोरखपुर का फर्टिलाइजर कारखाना 10 जून 1990 को बंद हो गया था और 1990 से लेकर के 2014 तक 24 वर्षों तक किसी ने भी सुध लेने का प्रयास नहीं किया। 2016 में आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने गोरखपुर में ही आकर के
गोरखपुर के इसी फर्टिलाइजर कारखाने का शिलान्यास किया था। और आज भाइयों बहनों, पहले से गोरखपुर में स्थापित उर्वरक कारखाने के स्थान पर बना ये नया कारखाना पहले की तुलना में 4 गुना बढ़ा क्षमता का आज बनकर के तैयार हो गया है। और अगर शिलान्यास प्रधानमंत्री जी के कर कमलों से हुआ है तो उद्घाटन भी प्रधानमंत्री जी के कर कमलों से हो रहा है। भाइयों बहनों, इसके साथ ही गोरखपुर और पूर्वी उत्तर प्रदेश, ये लगातार ये माना जाता था कि यहां पे बीमारी है। पहले मलेरिया के कारण, फिर यहां पर कालाजार के कारण, इंसेफ्लाइटिस से 40 वर्षों से लगातार मौतें होती थी, हजारों मौतें होती थी। तमाम विषाणु जनित बीमारियों से हजारों मौतें हर वर्ष होती थी। लेकिन केंद्र और राज्य की सरकारें मौन बन करके इस दृश्य के प्रति केवल तमाशबीन रहती थी। पहली बार देश के प्रति संवेदना और भारत को आत्मनिर्भर भारत के रूप में अग्रसर करने के सपने को साकार करने के लिए जिस एक कार्यक्रम को आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने अलग अलग क्षेत्रों में प्रारंभ किया, आज उसकी परिणति है कि गोरखपुर एम्स का शिलान्यास भी 2016 को आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने किया और आज लोकार्पण भी प्रधानमंत्री जी के कर कमलों से गोरखपुर एम्स का होने जा रहा है। हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर में मैं अभिनंदन करूंगा आदरणीय प्रधानमंत्री जी का। आज उत्तर प्रदेश 17 करोड़ लोगों को कोरोना की वैक्सीन देने जा रहा है। 17 करोड़ लोग उत्तर प्रदेश के अंदर कोरोना वैक्सीन अब ले चुके होंगे और देश के अंदर 130 करोड़ लोग फ्री में वैक्सीन, सबको वैक्सीन, दुनिया का वैक्सीनेशन का सबसे बड़ा कैंपेन अगर कोई वर्तमान में चला रहा है तो आदरणीय प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में, उनके नेतृत्व में भारत चला रहा है। और हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर में भाइयों बहनों, 2014 के पहले यहां पर पूर्वी उत्तर प्रदेश में एकमात्र मेडिकल कॉलेज गोरखपुर था और आज गोरखपुर में एम्स, बीआरडी मेडिकल कॉलेज में सुपर स्पेशलिटी ब्लॉक का शिलान्यास आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने 2016 में किया और उद्घाटन 2019 में इसी भूमि पर किया था। देवरिया में मेडिकल कॉलेज प्रारंभ हो चुका है। कुशीनगर में मेडिकल कॉलेज का कार्य प्रारंभ हो गया है। सिद्धार्थनगर और बस्ती के मेडिकल कॉलेज प्रारंभ हो चुके हैं। बलरामपुर में नया मेडिकल कॉलेज बन रहा है। गोंडा में मेडिकल कॉलेज का कार्य प्रारंभ हो रहा है। बहराइच का मेडिकल कॉलेज प्रारंभ हो चुका है। अयोध्या का मेडिकल कॉलेज भी प्रारंभ हो चुका है। आज आप देखेंगे मेडिकल कॉलेज की एक श्रृंखला, लंबी श्रृंखला 2014 तक उत्तर प्रदेश में सरकारी और निजी क्षेत्र में केवल 17 मेडिकल कॉलेज थे। 12 जनपद इससे मात्र आच्छादित थे। आज भाइयों बहनों, उत्तर प्रदेश के 59 जनपदों में मेडिकल कॉलेज हैं और शेष 16 जनपदों के लिए भी मेडिकल कॉलेज निर्माण की कार्रवाई युद्ध स्तर पर आगे बढ़ रही है। कोरोना प्रबंधन, दुनिया ने प्रधानमंत्री मोदी जी की संवेदना और उनके नेतृत्व को लोहा माना है, एक आदर्श के रूप में माना है। दुनिया उसकी सराहना कर रही है। आज भाइयों बहनों, गोरखपुर में ही जब इंसेफ्लाइटिस के मरीज आते थे तो यहां से सैंपल जांच करने के लिए एनआईबी पुणे भेजना पड़ता था। जब तक
ये कंफर्म होता था कि ये इंसेफ्लाइटिस है, तब तक मरीज या तो मर चुका होता था या फिर वह शारीरिक और मानसिक दिव्यांगता का शिकार हो जाता था। हम आभारी हैं आदरणीय प्रधानमंत्री जी के, आज उनके कर कमलों से गोरखपुर की रीजनल वायरल रिसर्च सेंटर का भी, जिसमें कोरोना के साथ साथ इंसेफ्लाइटिस, डेंगू, कालाजार, चिकनगुनिया, मलेरिया और तमाम वेक्टर बॉर्न डिजीज के जांच की सुविधा भी उपलब्ध होगी, उसका भी उद्घाटन और यहां पर आज लोकार्पण आदरणीय प्रधानमंत्री जी के कर कमलों से होने जा रहा है। आज यहां पर लोकार्पित होने वाली योजनाएं देश के आजादी के अमृत महोत्सव वर्ष में और चौरी चौरा के शताब्दी महोत्सव के अवसर पर देश की खाद्य सुरक्षा और स्वास्थ्य सुरक्षा की गारंटी देने वाला आत्मनिर्भर भारत की एक नई तस्वीर प्रस्तुत कर रहा है। और इस नई तस्वीर को प्रस्तुत करने वाले दुनिया के सबसे लोकप्रिय नेता, देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी का मैं आज गोरखपुर की धरती पर आप सभी भाइयों बहनों की ओर से हृदय से स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। धन्यवाद। जय हिंद, जय जय श्री राम। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय, आपके प्रेरणादायी उद्बोधन के लिए। जैसे माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने अपने उद्बोधन में बताया कि ये क्षेत्र वर्षों तक जापानीज इंसेफेलाइटिस जैसी घातक बीमारियों से ग्रस्त रहा है। माननीय प्रधानमंत्री महोदय के मार्गदर्शन और माननीय मुख्यमंत्री महोदय के कुशल नेतृत्व में अब इस क्षेत्र को इन बीमारियों से छुटकारा मिला है। संघर्ष से सफलता, संघर्ष से सिद्धि की इस यात्रा पर एक छोटी सी फिल्म आइए देखते हैं। दशकों से पूर्वांचल पिछली सरकारों की अनदेखी के चलते मूलभूत सुविधाओं का अभाव झेल रहा था और कई गंभीर बीमारियों के अभिशाप से भी ग्रस्त था। ऐसी ही एक बीमारी जिसे JES, AES, जापानी एन्सेफेलाइटिस, जापानी बुखार या दिमागी बुखार के नाम से जाना जाता है, पूर्वांचल के लिए अभिशाप बन गई थी। वर्ष 2014 के बाद माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने देश में बेहतर स्वास्थ्य सेवाओं के निर्माण के लिए अनेकों कदम उठाए। स्वच्छ भारत मिशन के अंतर्गत घर घर शौचालय निर्माण से दैनिक जीवन में स्वच्छता पर जोर दिया, जिससे देश में स्वच्छता के प्रति जागरूकता आई। आयुष्मान भारत के तहत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना से आम जन को जोड़ा। इसी का परिणाम है कि आज आम नागरिक इलाज में खर्च की चिंता किए बिना अपना इलाज समय पर करवा पाते हैं। माननीय प्रधानमंत्री जी ने पूर्वांचल को एम्स की सौगात दी। मिशन इंद्रधनुष के माध्यम से टीकाकरण को व्यापक बनाया, स्वास्थ्य सुविधाओं के विकास पर जोर दिया। वर्ष 2017 में माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, जो समस्या के मूल कारण से भली भांति परिचित थे, उन्होंने सांसद रहते हुए भी बार बार इस बीमारी की गंभीरता और इसके उन्मूलन के लिए लगातार आवाज उठाई और लगातार प्रयास करते रहे। मुख्यमंत्री जी ने जापानी बुखार के पूर्वांचल से उन्मूलन को प्राथमिकता बनाया। इसके लिए 7 विभागों के समन्वय से इस पर नियंत्रण की योजना बनाई। टीकाकरण अभियान को घर घर तक पहुंचाया। प्रदेश में स्वच्छ भारत मिशन के अंतर्गत घर घर शौचालय बनवाए। जल जीवन मिशन के माध्यम से शुद्ध पेयजल उपलब्ध कराया। राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के तहत संचारी रोग अभियान व घर घर दस्तक अभियान की शुरुआत की। आसपास के क्षेत्रों की सफाई करवाई। इसके सार्थक परिणाम आए और जापानी बुखार के केसों में गिरावट आई। इसके साथ ही मुख्यमंत्री आरोग्य मेले के माध्यम से हर गांव तक मुफ्त इलाज की सुविधा पहुंचाई। माननीय प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन और माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी की वर्षों की मेहनत का ही परिणाम है कि आज पूर्वांचल के साथ साथ पूरा पूर्वी उत्तर प्रदेश जापानी बुखार के प्रकोप से बाहर निकल आया है और इससे होने वाली मृत्यु दर में 95% तक की कमी आई है। स्वास्थ्य सुविधाओं को और मजबूती देने के लिए आज माननीय प्रधानमंत्री जी द्वारा बाबा राघव दास मेडिकल कॉलेज के रीजनल मेडिकल रिसर्च सेंटर गोरखपुर की 9 अत्याधुनिक लैब्स का लोकार्पण किया जा रहा है, जहां जापानी एन्सेफेलाइटिस सहित विभिन्न कीटाणु व विषाणु जनित बीमारियों का परीक्षण और शोध कार्य किया जाएगा। अब सैंपल जांच के लिए बड़े शहरों में नहीं भेजना पड़ेगा और सही इलाज तुरंत शुरू हो सकेगा।
जिससे पूर्वांचल के जनपदों के लाखों लोगों को लाभ मिलेगा। सोच ईमानदार, काम दमदार। आज माननीय प्रधानमंत्री महोदय 10,000 की 3 परियोजनाओं को राष्ट्र को समर्पित करके उत्तर प्रदेश को, विशेष रूप से पूर्वी उत्तर प्रदेश को एक सुरक्षा कवच भी देंगे, रोजगार के अवसर भी बढ़ाएंगे और समृद्धि के द्वार भी खोलेंगे। मैं बहुत ही आदर के साथ माननीय प्रधानमंत्री महोदय से अनुरोध करूंगी कि रिमोट का बटन दबाकर गोरखपुर खाद कारखाना अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान बटन दब गया और बटन दबने के साथ साथ शिलापट का अनावरण, मेडिकल रीजनल रिसर्च सेंटर और एक नया अध्याय जुड़ गया। पूर्वी उत्तर प्रदेश में विकास का, स्वास्थ्य का और समृद्धि का अनावरण हो चुका है। बहुत बहुत धन्यवाद। माननीय प्रधानमंत्री महोदय ने जैसे ही बटन दबाया, अनावरण हुआ, वैसे ही शुरू हो गया गोरखपुर का खाद कारखाना। आप देख सकते हैं उत्पादन प्रारंभ। प्रतिदिन 3,850 मीट्रिक टन यूरिया के उत्पादन की क्षमता वाला ये अद्भुत खाद कारखाना जो किसानों की यूरिया की ज़रूरत को पूरा करेगा, यूरिया की उपलब्धता के क्षेत्र में भारत को आत्मनिर्भर बनाएगा और रोजगार के नए अवसर के साथ समृद्धि के द्वार खोलेगा। इस कारखाने के बारे में और भी अधिक जानकारी देने के लिए, इसकी विशेषताओं के बारे में बताने के लिए एक छोटी सी फिल्म तैयार की गई है। आइए देखते हैं। हमारे अन्नदाता, जिनका कठोर परिश्रम और तप है देश का गौरव, देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में सरकार ने कृषि विकास और किसान कल्याण को दी है सर्वोच्च प्राथमिकता। गत 7.5 वर्षों में बीज, बीमा, बाजार और बचत सभी पर हुआ है चौतरफा काम। अच्छी क्वालिटी के बीज, नीम कोटेड यूरिया, सॉइल हेल्थ कार्ड, माइक्रो इरिगेशन, खाद सब्सिडी में वृद्धि जैसे सभी कदम किसानों की समृद्धि को हैं समर्पित। हमने तय किया किसानों को जितना चाहिए उतना यूरिया देंगे, लेकिन कोशिश करेंगे कि पहले मेरे देश में जो कारखाने बंद पड़े हैं उनको चालू करेंगे। देश में छोटे छोटे किसानों की संख्या है 10 करोड़ से भी ज्यादा। पैदावार और किसानों की आय बढ़ाने के लिए खाद उत्पादन में देश की आत्मनिर्भरता है अहम। प्रधानमंत्री जी ने बंद पड़े खाद कारखानों के जीर्णोद्धार और क्षमता में वृद्धि पर दिया विशेष ध्यान। इसी क्रम में 2016 में देश के पूर्वी राज्यों में वर्षों से बंद पड़े 3 खाद कारखानों को फिर से शुरू करने के लक्ष्य के साथ हिंदुस्तान उर्वरक एवं रसायन लिमिटेड की स्थापना करने का बड़ा निर्णय लिया गया। गोरखपुर का खाद कारखाना 30 वर्षों से ठप पड़ा था। बंद पड़े कारखाने के कारण लोग लंबे समय से परेशान थे। बहुतों की नौकरियां छिन गईं, तो कारखाने के कारण चलने वाले अन्य कारोबार भी सिमटते चले गए, जिसके कारण एक बड़ी आबादी के रोजी रोजगार पर संकट आ गया। खाद की आपूर्ति पूरी तरह प्रभावित थी, जिसका जमकर फायदा बिचौलिए उठाते थे। यूरिया की जमाखोरी और कालाबाजारी होती थी। अधिक दाम पर खाद खरीदने के दबाव के कारण मेहनती किसानों पर आर्थिक मार पड़ती थी, तो बिना खाद के फसल नुकसान का डर सताता रहता था। गोरखपुर खाद कारखाने को फिर से चालू कराने की लोगों की मांग पर पहले की सरकारों के वायदे सिर्फ खोखले ही साबित हुए थे। इस निराशा भरे माहौल को बदलने के लिए माननीय योगी आदित्यनाथ जी ने सांसद रहते हुए लगातार आवाज उठाई। किसानों के हितों को समर्पित माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने 2016 में गोरखपुर खाद कारखाने के पुनरुद्धार की आधारशिला रखी और आज गोरखपुर की धरती साक्षी बन रही है उस ऐतिहासिक अवसर का, जब प्रधानमंत्री जी के द्वारा गोरखपुर खाद कारखाना किया जा रहा है
राष्ट्र को समर्पित। 8,600 करोड़ में बना गोरखपुर खाद कारखाना प्रतिदिन 3,850 मीट्रिक टन यूरिया और 2,200 मीट्रिक टन लिक्विड अमोनिया का करेगा उत्पादन। ऊर्जा कुशल, सुरक्षित एवं पर्यावरण अनुकूल गोरखपुर खाद कारखाने से उत्तर प्रदेश के साथ साथ पड़ोसी राज्यों जैसे बिहार, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल, पंजाब और हरियाणा के किसानों को भी सहजता से उपलब्ध होगा नीम कोटेड यूरिया। नीम कोटेड यूरिया से काला बाजारी पर लगेगी रोक और बीज से बाजार के संकल्प को मिलेगा बल। यह छोटे किसानों की आय बढ़ाने में निभाएगा बड़ी भूमिका। कारखाने के संचालन से गोरखपुर और आसपास के क्षेत्र छुएंगे विकास की नई बुलंदी को। करीब 20,000 रोजगार के अवसर होंगे उपलब्ध। प्रदेश के युवाओं को रोजगार के लिए तैयार करने के लिए दिया जाएगा कौशल प्रशिक्षण। इसके अलावा क्षेत्र के पारंपरिक उद्योग धंधों को भी मिलेगा बढ़ावा। आजादी के इस अमृत महोत्सव की श्रृंखला में राष्ट्र और विशेष रूप से हमारे अन्नदाता को समर्पित ये खाद कारखाना माननीय प्रधानमंत्री जी के आत्मनिर्भर भारत के विजन को देगा नई मजबूती। अभी आपने देखा कि गोरखपुर खाद कारखाना किस तरह से उपयोगी होगा और आत्मनिर्भर भारत के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। आज ही माननीय प्रधानमंत्री महोदय ने अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान गोरखपुर भी राष्ट्र को समर्पित किया है। इसके खूबियों और लाभ के बारे में एक फिल्म आइए देखते हैं। देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने देशवासियों के कल्याण के लिए उनके स्वास्थ्य की रक्षा करना सबसे महत्वपूर्ण समझा और इस दिशा में उन्होंने एक के बाद एक कई कदम उठाए। 2014 से पहले बदहाल मेडिकल इंफ्रास्ट्रक्चर की हालत में सुधार लाने के लिए उन्होंने तेजी से विकास किया और आज देश चिकित्सा के क्षेत्र में आत्मनिर्भरता की राह पर है। देश में नए मेडिकल कॉलेज बनवाए, विश्व स्तरीय चिकित्सा तकनीकों को अपनाया, न्यू हेल्थ पॉलिसी और ई हेल्थ जैसी सुविधाएं उपलब्ध करवाई। प्रधानमंत्री स्वास्थ्य सुरक्षा योजना के अंतर्गत देश में 23 नए एम्स का निर्माण कराया। फिट इंडिया मूवमेंट, योगा डे, आयुष्मान भारत और डिजिटल स्वास्थ्य मिशन जैसी मुहिम शुरू की। माननीय प्रधानमंत्री जी ने उत्तर प्रदेश को 2 एम्स की सौगात दी है। पूर्वांचल का व्यक्ति बीमार होता था तो उसे पता नहीं चलता था कहां जाऊं, कैसे जाऊं, इलाज कहां करवाऊं। ये पूर्वांचल को एम्स देकर के मैंने यहां के गरीबों की बीमारी की भी चिंता करने का काम ईमानदारी के साथ किया है मेरे भाई। गोरखपुर में 1011 करोड़ की लागत से 112 एकड़ में विस्तृत 18 स्पेशलिटी व 17 सुपर स्पेशलिटी विभागों वाले एम्स का निर्माण कराया गया है। देश का सबसे प्रतिष्ठित हॉस्पिटल एम्स, जिसमें इलाज करवाने के लिए प्रदेश के लोगों को दिल्ली जाना पड़ता था, वो एम्स अब गोरखपुर में आ गया है, जिससे पूर्वांचल के साथ साथ पड़ोसी राज्य बिहार और झारखंड सहित पड़ोसी देश नेपाल के लोगों को भी उच्च स्तर की चिकित्सकीय सुविधाओं से वंचित नहीं होना पड़ेगा। 750 बेड और 14 ऑपरेशन थिएटर की क्षमता वाले गोरखपुर एम्स में सिटी स्कैन, एमआरआई एवं अल्ट्रासाउंड की सुविधा सहित कई गंभीर बीमारियों के इलाज की सुविधा है। इसके अलावा चिकित्सा शिक्षा के 25 से अधिक पाठ्यक्रमों सहित एमबीबीएस की 125 सीटें हैं। गोरखपुर एम्स के निर्माण से स्वास्थ्य सेवाओं के साथ साथ युवाओं को प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप में रोजगार के अवसर प्राप्त होंगे और आवागमन बढ़ने से स्थानीय उद्योगों को भी बढ़ावा मिलेगा। आज आजादी के 75वें वर्ष को पूरा देश अमृत महोत्सव के रूप में मना रहा है। इसी कड़ी में माननीय प्रधानमंत्री जी गोरखपुर एम्स को राष्ट्र को समर्पित कर रहे हैं। ये माननीय प्रधानमंत्री जी के स्वस्थ भारत, सुरक्षित भारत के साथ साथ आत्मनिर्भर भारत के संकल्प को भी मजबूती देगा। सोच ईमानदार, काम दमदार। आज लोकार्पित की गई 3 परियोजनाओं में से तीसरी परियोजना बीआरडी मेडिकल कॉलेज में आईसीएमआर रीजनल मेडिकल रिसर्च सेंटर का उद्घाटन। इसके बारे में जानकारी लेने के लिए आइए देखते हैं ये छोटी सी फिल्म। कोरोना
कोरोना महामारी ने स्वास्थ्य सेवाओं के बुनियादी ढांचे को मजबूत करने के लक्ष्य को और दृढ़ बनाया है। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने स्वास्थ्य क्षेत्र के मूलभूत ढांचे को मजबूत करने की दिशा में कई अहम कदम उठाए हैं। इसी सोच के तहत देश में स्वास्थ्य अनुसंधान के लिए नए नए संस्थानों का निर्माण किया जा रहा है। इस समय देश में 80 वायरल डायग्नोस्टिक और रिसर्च लैब्स हैं। इनको और बेहतर बनाया जाएगा। महामारियों में बायो सेफ्टी लेवल 3 की लैब चाहिए। ऐसी 15 नई लैब को ऑपरेशनल किया जाएगा। इसके अलावा देश में 4 नए नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी और 1 नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर वन हेल्थ भी स्थापित किया जा रहा है। इसी दिशा में ICMR क्षेत्रीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान केंद्र गोरखपुर एक मिसाल है। अत्याधुनिक सुविधाओं से युक्त क्षेत्रीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान केंद्र का नया भवन इलाके में मलेरिया, टीबी, HIV, कैंसर और कुष्ठ रोग जैसी बीमारियों के अनुसंधान के नए क्षितिज खोलेगा। ये संस्थान नए और उभरते संक्रमणों, पोषण संबंधी समस्या और इसके अलावा मधुमेह, हाई BP, हृदय रोग जैसे रोगों को दूर करेगा। इस संस्थान के द्वारा क्षेत्रीय आबादी को अत्याधुनिक टेस्टिंग फैसिलिटी का लाभ मिलेगा, जिससे उन्हें रोगों की जांच के लिए सैंपल बाहर नहीं भेजना पड़ेगा और जांच के परिणाम भी समय से मिलेंगे। ये संस्थान क्षेत्रीय बीमारियों के नए इलाज तथा जांच के तरीकों की खोज करेगा, जिससे रोगों का बोझ कम करने में मदद मिलेगी। साथ ही स्वास्थ्य संकेतकों में सुधार के साथ साथ अंतर विभागीय सहयोग और क्षमता निर्माण में सहायता के लिए एक मंच प्रदान करेगा। इस भवन का रिकॉर्ड गति से निर्माण किया गया है, जिससे कि क्षेत्र के लोग जल्द से जल्द इसकी सुविधाओं का लाभ उठा सकें। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय प्रधानमंत्री जी, उत्तर प्रदेश को स्वास्थ्य और समृद्धि के ये उपहार देने के लिए। माननीय प्रधानमंत्री जी ने देश को एक मंत्र दिया, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास। वास्तव में आज जिन परियोजनाओं का लोकार्पण हुआ, उनके माध्यम से यही मंत्र फलीभूत हुआ है। मैं बहुत ही आदर के साथ माननीय प्रधानमंत्री महोदय से अनुरोध करूंगी कि अपने आशीर्वचनों से हमें अभिसिंचित करें। भारत माता की। भारत माता की। भारत माता की। धर्म, अध्यात्म और क्रांति का नगरी गोरखपुर का देवतुल्य लोगन के हम प्रणाम करत बानी। परमहंस योगानंद, महायोगी गोरखनाथ जी, वंदनीय हनुमान प्रसाद पोद्दार जी और महाबलिदानी पंडित राम प्रसाद बिस्मल का ये पावन धरती का कोटि कोटि नमन। आप सब लोग जमने खाद कारखाना और एम्स का बहुत दिन से इंतजार करत रहिल। आज वो घड़ी आ गईल बा। आप सबके बहुत बहुत बधाई। मेरे साथ
मंच पर उपस्थित उत्तर प्रदेश की राज्यपाल श्रीमती आनंदीबेन पटेल जी, उत्तर प्रदेश के यशस्वी कर्मयोगी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी, उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य, डॉक्टर दिनेश शर्मा, भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश के अध्यक्ष श्री स्वतंत्र देव सिंह जी, अपना दल की राष्ट्रीय अध्यक्ष और मंत्रिमंडल में हमारी साथी बहन अनुप्रिया पटेल जी, निषाद पार्टी के अध्यक्ष भाई संजय निषाद जी, मंत्रिमंडल में मेरे सहयोगी श्री पंकज चौधरी जी, उत्तर प्रदेश सरकार के मंत्री श्री जय प्रताप सिंह जी, श्री सूर्य प्रताप शाही जी, श्री दारा सिंह चौहान जी, स्वामी प्रसाद मौर्य जी, उपेंद्र तिवारी जी, सतीश द्विवेदी जी, जयप्रकाश निषाद जी, राम चौहान जी, आनंद स्वरूप शुक्ला जी, संसद में मेरे साथीगण, यूपी विधानसभा और विधान परिषद के सदस्यगण और विशाल संख्या में हमें आशीर्वाद देने के लिए आए हुए मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, जब मैं मंच पे आया तो मैं सोच रहा था ये भीड़ है, वो यहां नजर भी नहीं पहुंच रही, लेकिन जब उस तरफ देखा तो मैं हैरान हो गया, इतनी बड़ी तादाद में लोग, और मैं नहीं मानता हूं शायद उनको दिखाई भी नहीं देता होगा, सुनाई भी नहीं देता होगा, इतने दूर दूर लोग झंडे हिला रहे हैं। ये आपका प्यार, ये आपके आशीर्वाद हमें आपके लिए दिन रात काम करने की प्रेरणा देते हैं, ऊर्जा देते हैं, ताकत देते हैं। 5 साल पहले मैं यहां एम्स और खाद कारखाने का शिलान्यास करने आया था। आज इन दोनों का एक साथ लोकार्पण करने का सौभाग्य भी आपने मुझे ही दिया है। आईसीएमआर के रीजनल मेडिकल रिसर्च सेंटर को भी आज अपनी नई बिल्डिंग मिली है। मैं यूपी के लोगों को बहुत बहुत बधाई देता हूं। साथियों, गोरखपुर में फर्टिलाइजर प्लांट का शुरू होना, गोरखपुर में एम्स का शुरू होना अनेक संदेश दे रहा है। जब डबल इंजन की सरकार होती है तो डबल तेजी से काम भी होता है। जब नेक नियत से काम होता है तो आपदाएं भी अवरोध नहीं बन पाती। जब गरीब, शोषित, वंचित की चिंता करने वाली सरकार होती है तो वो परिश्रम भी करती है, परिणाम भी ला करके दिखाती है।
गोरखपुर में आज हो रहा आयोजन इस बात का भी सबूत है कि नया भारत जब ठान लेता है तो इसके लिए कुछ भी असंभव नहीं है। साथियों, जब 2014 में आपने मुझे सेवा का अवसर दिया था तो उस समय देश में फर्टिलाइजर सेक्टर बहुत बुरी स्थिति में था। देश के कई बड़े बड़े खाद कारखाने बरसों से बंद पड़े थे और विदेशों से आयात लगातार बढ़ता जा रहा था। एक बड़ी दिक्कत ये भी थी कि जो खाद उपलब्ध थी उसका इस्तेमाल चोरी छिपे खेती के अलावा और भी कामों में गुपचुप चला जाता था। इसलिए देश भर में यूरिया की किल्लत तब सुर्खियों में रहा करती थी। किसानों को खाद के लिए लाठी गोली तक खानी पड़ती थी। ऐसी स्थिति से देश को निकालने के लिए ही हम एक नए संकल्प के साथ आगे बढ़े। हमने 3 सूत्रों पर एक साथ काम करना शुरू किया। एक, हमने यूरिया का गलत इस्तेमाल रोका। यूरिया की 100% नीम कोटिंग की। दूसरा, हमने करोड़ों किसानों को सॉयल हेल्थ कार्ड दिए ताकि उन्हें पता चल सके कि उनके खेत को किस तरह की खाद की जरूरत है। और तीसरा, हमने यूरिया के उत्पादन को बढ़ाने पर जोर दिया। बंद पड़े फर्टिलाइजर प्लांट्स को फिर से खोलने पर हमने ताकत लगाई। इसी अभियान के तहत गोरखपुर के इस फर्टिलाइजर प्लांट समेत देश के 4 और बड़े खाद कारखाने हमने चुने। आज एक की शुरुआत हो गई है, बाकी भी अगले वर्षों में शुरू हो जाएंगे। साथियों, गोरखपुर फर्टिलाइजर प्लांट को शुरू करवाने के लिए एक और भगीरथ कार्य हुआ है। जिस तरह से भगीरथ जी गंगा जी को लेकर आए थे, वैसे ही इस फर्टिलाइजर प्लांट तक ईंधन पहुंचाने के लिए ऊर्जा गंगा को लाया गया है। पीएम ऊर्जा गंगा गैस पाइपलाइन परियोजना के तहत हल्दिया से जगदीशपुर पाइपलाइन बिछाई गई है। इस पाइपलाइन की वजह से गोरखपुर फर्टिलाइजर प्लांट तो शुरू हुआ ही है, पूर्वी भारत के दर्जनों जिलों में पाइप से सस्ती गैस भी मिलने लगी है। भाई और बहनों, फर्टिलाइजर प्लांट के शिलान्यास के समय मैंने कहा था, इस कारखाने के कारण गोरखपुर इस पूरे क्षेत्र में विकास की धुरी बनकर के उभरेगा। आज मैं इसे सच होते देख रहा हूं। ये खाद कारखाना राज्य के अनेक किसानों को
पर्याप्त यूरिया तो देगा ही, इससे पूर्वांचल में रोजगार और स्वरोजगार के हजारों नए अवसर तैयार होंगे। अब यहां आर्थिक विकास की एक नई संभावना फिर से पैदा होगी। अनेक नए बिजनेस शुरू होंगे। खाद कारखाने से जुड़े सहायक उद्योगों के साथ ही ट्रांसपोर्टेशन और सर्विस सेक्टर को भी इससे बढ़ावा मिलेगा। साथियों, गोरखपुर खाद कारखाने की बहुत बड़ी भूमिका देश को यूरिया के उत्पादन में आत्मनिर्भर बनाने में भी होगी। देश के अलग अलग हिस्सों में बन रहे 5 फर्टिलाइजर प्लांट शुरू होने के बाद 60 लाख टन अतिरिक्त यूरिया देश को मिलेगा। यानी भारत को हजारों करोड़ रुपए विदेश नहीं भेजने होंगे, भारत का पैसा भारत में ही लगेगा। साथियों, खाद के मामले में आत्मनिर्भरता क्यों जरूरी है, ये हमने कोरोना के इस संकट काल में भी देखा है। कोरोना से दुनिया भर ने लॉकडाउन लगे, एक देश से दूसरे देश में आवाजाही रुक गई, सप्लाई चेन टूट गई। इससे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर खाद की कीमतें बहुत ज्यादा बढ़ गई। लेकिन किसानों के लिए समर्पित और संवेदनशील हमारी सरकार ने ये सुनिश्चित किया कि दुनिया में फर्टिलाइजर के दाम भले बढ़े, बहुत बढ़ गए, लेकिन वो बोझ हम किसानों की तरफ नहीं जाने देंगे। किसानों को कम से कम परेशानी हो, इसकी हमने जिम्मेवारी ली। आप हैरान हो जाएंगे सुनकर के भाइयों बहनों, इसी साल एनपीके फर्टिलाइजर के लिए दुनिया में दाम बढ़ने के कारण 43,000 करोड़ रुपए से ज्यादा सब्सिडी हमें किसानों के लिए बढ़ाना आवश्यक हुआ और हमने किया। यूरिया के लिए भी सब्सिडी में हमारी सरकार ने 33,000 करोड़ रुपयों की वृद्धि की। क्यों? कि दुनिया में दाम बढ़े, उसका बोझ हमारे किसानों पर न जाए। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में जहां यूरिया 60-65 रुपये प्रति किलो बिक रहा है, वहीं भारत में किसानों को यूरिया 10 से 12 गुना सस्ता देने का प्रयास है। भाइयों और बहनों, आज खाने के तेल को आयात करने के लिए भी भारत हर साल हजारों करोड़ रुपए विदेश भेजता है। इस स्थिति को बदलने के लिए देश में ही पर्याप्त खाद्य तेल के उत्पादन के लिए राष्ट्रीय मिशन शुरू किया गया है। पेट्रोल डीजल के लिए कच्चे तेल पर भी भारत हर वर्ष 5-7 लाख करोड़ रुपए खर्च करता है। इस आयात को भी हम इथेनॉल और बायोफ्यूल पर बल देकर कम करने में जुटे हैं। पूर्वांचल का एक क्षेत्र तो गन्ना किसानों का गढ़ है। इथेनॉल
गन्ना किसानों के लिए चीनी के अतिरिक्त कमाई का एक बहुत बेहतर साधन बन रहा है। उत्तर प्रदेश में ही बायोफ्यूल बनाने के लिए अनेक फैक्ट्रियों पर काम चल रहा है। हमारी सरकार आने से पहले यूपी से सिर्फ 20 करोड़ लीटर इथेनॉल तेल कंपनियों को भेजा जाता था। आज करीब करीब 100 करोड़ लीटर इथेनॉल अकेले उत्तर प्रदेश के किसान भारत की तेल कंपनियों को भेज रहे हैं। पहले खाड़ी का तेल आता था, अब झाड़ी का भी तेल आने लगा है। मैं आज योगी जी सरकार के इस बात के लिए सराहना करूंगा कि उन्होंने गन्ना किसानों के लिए बीते सालों में अभूतपूर्व काम किया है। गन्ना किसानों के लिए लाभकारी मूल्य हाल में 350 रुपये तक बढ़ाया है। पहले की 2 सरकारों 10 साल में जितना भुगतान गन्ना किसानों को किया था, लगभग उतना योगी जी की सरकार ने अपने 4.5 साल में किया है। भाइयों और बहनों, सही विकास वही होता है जिसका लाभ सब तक पहुंचे, जो विकास संतुलित हो, जो सबके लिए हितकारी हो। और ये बात वही समझ सकता है जो संवेदनशील हो, जिसे गरीबों की चिंता हो। लंबे समय से गोरखपुर सहित ये बहुत बड़ा क्षेत्र सिर्फ एक मेडिकल कॉलेज के भरोसे चल रहा था। यहां के गरीब और मध्यम वर्गीय परिवार को इलाज के लिए बनारस या लखनऊ जाना पड़ता था। 5 साल पहले तक दिमागी बुखार की इस क्षेत्र में क्या स्थिति थी, ये मुझसे ज्यादा आप लोग जानते हैं। यहां मेडिकल कॉलेज में भी जो रिसर्च सेंटर चलता था, उसकी अपनी बिल्डिंग तक नहीं थी। भाई और बहनों, आपने जब हमें सेवा का अवसर दिया तो यहां एम्स में भी आपने देखा इतना बड़ा एम्स बन गया। इतना ही नहीं, रिसर्च सेंटर की अपनी बिल्डिंग भी तैयार है। जब मैं एम्स का शिलान्यास करने आया था, तब भी मैंने कहा था कि हम दिमागी बुखार से इस क्षेत्र को राहत दिलाने के लिए पूरी मेहनत करेंगे। हमने दिमागी बुखार फैलाने की वजह को दूर करने का पर भी काम किया और इसके उपचार भी। आज वो मेहनत जमीन पर दिख रही है। आज गोरखपुर और बस्ती डिवीजन के 7 जिलों में दिमागी बुखार के मामले लगभग 90% तक कम हो चुके हैं। जो बच्चे बीमार होते भी हैं, उनमें से ज्यादा का जीवन बचा पाने में हमें सफलता मिल रही है। योगी सरकार ने इस क्षेत्र में जो काम किया है, उसकी चर्चा अब अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी हो रही है। एम्स और आईसीएमआर रिसर्च सेंटर बनने से अब इंसेफ्लाइटिस से मुक्ति के अभियान को
और मजबूती मिलेगी। इससे दूसरी संक्रामक बीमारियां, महामारियों के बीच उसके बचाव में भी यूपी को बहुत मदद मिलेगी। भाइयों और बहनों, किसी भी देश को आगे बढ़ने के लिए बहुत आवश्यक है कि उसकी स्वास्थ्य सेवाएं सस्ती हो, सर्वसुलभ हो, सबकी पहुंच में हो। वरना मैंने भी इलाज के लोगों को एक शहर से दूसरे शहर तक चक्कर लगाते, अपनी जमीन गिरवी रखते, दूसरों से पैसों के उधारी लेते हमने भी बहुत देखा है। मैं देश के हर गरीब, दलित, पीड़ित, शोषित, वंचित, चाहे वो किसी भी वर्ग का हो, किसी भी क्षेत्र में रहता हो, इस स्थिति से बाहर निकालने के लिए जी जान से जुटा हूं। पहले सोचा जाता था कि एम्स जैसे बड़े मेडिकल संस्थान बड़े शहरों के लिए होते हैं, जबकि हमारी सरकार अच्छे से अच्छे इलाज को, बड़े से बड़े अस्पताल को देश के दूर सुदूर क्षेत्रों तक ले जा रही है। आप कल्पना कर सकते हैं, आजादी के बाद से इस सदी की शुरुआत तक देश में सिर्फ एक एम्स था, एक। अटल जी ने 6 और एम्स स्वीकृत किए थे अपने कालखंड में। बीते 7 वर्षों में 16 नए एम्स बनाने पर देश भर में काम चल रहा है। हमारा लक्ष्य ये है कि देश के हर जिले में कम से कम एक मेडिकल कॉलेज जरूर हो। मुझे खुशी है कि यहां यूपी में भी अनेक जिलों में मेडिकल कॉलेज का काम तेजी से आगे बढ़ रहा है। और अभी योगी जी पूरा वर्णन कर रहे थे कहां मेडिकल कॉलेज का काम हुआ है। हाल में ही यूपी के 9 मेडिकल कॉलेज का एक साथ लोकार्पण करने का अवसर आपने मुझे भी दिया था। स्वास्थ्य को दी जा रही सर्वोच्च प्राथमिकता का ही नतीजा है कि यूपी लगभग 17 करोड़ टीके के पड़ाव पर पहुंच रहा है। भाइयों और बहनों, हमारे लिए 130 करोड़ से अधिक देशवासियों का स्वास्थ्य, सुविधा और समृद्धि सर्वोपरि है। विशेष रूप से हमारी माताओं, बहनों, बेटियों की सुविधा और स्वास्थ्य, जिस पर बहुत ही कम ध्यान दिया गया। बीते सालों में पक्के घर, शौचालय, जिसको आप लोग इज्जत घर कहते हैं, बिजली, गैस, पानी, पोषण, टीकाकरण, ऐसी अनेक सुविधाएं जो गरीब बहनों को मिली है, उसके परिणाम अब दिख रहे हैं। हाल में जो फैमिली हेल्थ सर्वे आया है, वो भी कई सकारात्मक संकेत देता है। देश में पहली बार महिलाओं की संख्या पुरुषों से अधिक हुई है। इसमें बेहतर स्वास्थ्य सुविधाओं की भी बड़ी भूमिका है। बीते 5-6 सालों में महिलाओं का जमीन और घर पर मालिकाना हक बढ़ा है और इसमें उत्तर प्रदेश टॉप के राज्यों में है। इसी प्रकार बैंक खाते और मोबाइल फोन के उपयोग में भी महिलाओं की संख्या में अभूतपूर्व वृद्धि दर्ज की गई है। साथियों,
आज आपसे बात करते हुए मुझे पहले की सरकारों का दोहरा रवैया, जनता से उनकी बेरुखी भी बार बार याद आ रही है। मैं इसका जिक्र भी आपसे जरूर करना चाहता हूं। सब जानते थे कि गोरखपुर का फर्टिलाइजर प्लांट इस पूरे क्षेत्र के किसानों के लिए, यहां रोजगार के लिए कितना जरूरी था, लेकिन पहले की सरकारों ने इसे शुरू करवाने में कोई दिलचस्पी नहीं दिखाई। सब जानते थे कि गोरखपुर में एम्स की मांग बरसों से हो रही थी, लेकिन 2017 से पहले जो सरकार चला रहे थे, उन्होंने एम्स के लिए जमीन देने में हर तरह के बहाने बताए। मुझे याद है जब बात आर्या पार की हो गई, तब बहुत बेमन से, बहुत मजबूरी में पहले की सरकार द्वारा गोरखपुर एम्स के लिए जमीन आवंटित की गई थी। साथियों, आज का ये कार्यक्रम उन लोगों को भी करारा जवाब दे रहा है जिन्हें टाइमिंग पर सवाल उठाने का बहुत शौक है। जब ऐसे प्रोजेक्ट पूरे होते हैं तो उनके पीछे बरसों की मेहनत होती है, दिन रात का परिश्रम होता है। ये लोग कभी इस बात को नहीं समझेंगे कि कोरोना के इस संकट काल में भी डबल इंजन की सरकार विकास में जुटी रही, उसने काम रुकने नहीं दिया। मेरे प्यारे भाइयों बहनों, लोहिया जी, जयप्रकाश नारायण जी के आदर्शों को, इन महापुरुषों के अनुशासन को ये लोग कब से छोड़ चुके हैं। आज पूरा यूपी भली भांति जानता है कि लाल टोपी वालों को लाल बत्ती से मतलब रहा है। उनको आपके दुख तकलीफ से कोई लेना देना नहीं है। ये लाल टोपी वालों को सत्ता चाहिए, घोटालों के लिए, अपनी तिजोरी भरने के लिए, अवैध कब्जों के लिए, माफियाओं को खुली छूट देने के लिए। लाल टोपी वालों को सरकार बनानी है आतंकवादियों पर मेहरबानी दिखाने के लिए, आतंकियों को जेल से छुड़ाने के लिए। और इसलिए याद रखिए, लाल टोपी वाले यूपी के लिए रेड अलर्ट है, रेड अलर्ट, यानी खतरे की घंटी है। साथियों, यूपी का गन्ना किसान नहीं भूल सकता है कि योगी जी के पहले की जो सरकार थी, उसने कैसे गन्ना किसानों को पैसे के भुगतान में रुला दिया था। किस्तों में जो पैसा मिलता था, उसमें भी महीनों का अंतर होता था। उत्तर प्रदेश में चीनी मिलों को लेकर कैसे कैसे खेल होते थे, क्या क्या घोटाले किए जाते थे, इससे पूर्वांचल और पूरे यूपी के लोग अच्छी तरह परिचित हैं। साथियों, हमारी डबल इंजन की सरकार आपकी सेवा करने में जुटी है, आपका जीवन आसान बनाने में जुटी है। भाइयों बहनों, आपको विरासत में जो मुसीबतें मिली हैं, हम नहीं चाहते हैं कि आपको ऐसी मुसीबतें
विरासत में आपके संतानों को देने की नौबत आए। हमें बदलाव लाना चाहते हैं। पहले की सरकारों के वो दिन भी देश ने देखे हैं जब अनाज होते हुए भी गरीबों को नहीं मिलता था। आज हमारी सरकार ने सरकारी गोदाम गरीबों के लिए खोल दिए हैं और योगी जी पूरी ताकत से हर घर अन्न पहुंचाने में जुटे हुए हैं। इसका लाभ यूपी के लगभग 15 करोड़ लोगों को हो रहा है। हाल ही में पीएम गरीब कल्याण अन्न योजना को होली से आगे तक के लिए बढ़ा दिया गया है। साथियों, पहले बिजली सप्लाई के मामले में यूपी के कुछ जिले वीआईपी थे, वीआईपी। योगी जी ने यूपी के हर जिले को आज वीआईपी बनाकर बिजली पहुंचाने का काम किया है। आज योगी जी की सरकार में हर गांव को बराबर और भरपूर बिजली मिल रही है। पहले की सरकारों ने अपराधियों को संरक्षण देकर यूपी का नाम बदनाम कर दिया था। आज माफिया जेल में है और निवेशक दिल खोलकर यूपी में निवेश कर रहे हैं। यही डबल इंजन का डबल विकास है। इसलिए डबल इंजन की सरकार पर यूपी को विश्वास है। आपका ये आशीर्वाद हमें मिलता रहेगा। इसी अपेक्षा के साथ एक बार फिर से आप सबको बहुत बहुत बधाई। मेरे साथ जोर से बोलिए, भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय प्रधानमंत्री जी, आपके ओजस्वी और प्रेरणादायी उद्बोधन के लिए। आप हमारा विश्वास हैं, आप हमारा स्वाभिमान हैं, आप हमारा गौरव हैं। आपकी वाणी, आपके वचन, आपका व्यक्तित्व, आपका नाम हमें ऊर्जा से भर देता है और आत्मनिर्भर भारत के निर्माण के लिए अग्रसर और तत्पर भी करता है। आपको हम सब की ओर से प्रणाम। मैं चाहूंगी जोरदार तालियों के साथ, अपनी तालियों के प्रणाम के साथ माननीय प्रधानमंत्री महोदय को विदा दें।